Okay, so thank you everybody. So we'll talk about qualitative research today. We'll use the same approach as we talked about quantitative research, and we will explore why qualitative research is important. Describe the nature of the qualitative research, look at different approaches of qualitative research, explore various sampling approaches, and explain different types of qualitative data collection. कुछ चीजें देखेंगे या फिर कुछ next data collection, data analysis, we can think of it in the next session as well. So qualitative, when research is conducted, there are various paradigms that you would consider or you would listen to. तो आपको पैराडाइम्स का वर्ड जो है वो एक बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, सामने आएगा, जिसका मतलब क्या है कि बेसिकली आप किस तरीके से दुनिया को देखते हैं। तो उसमें जो मुख्तलिफ पैराडाइम आते हैं उसमें से दो जो मेन पैराडाइम्स है, एक है पॉजिटिविस्ट और दूसरा नॉन पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम बेसिकली, अगर इसको बहुत सादे सुथरे अल्फाज में बयान करूं, तो जो ये कहता है कि जी दुनिया में मतलब सिर्फ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सच है एक झूठ है, तीसरी चीज कोई नहीं, ठीक है। और हर चीज को आप नंबर्स में लगा सकते हैं। सच जो है वो या चीजें सच होती हैं या झूठ होती हैं, इन बिटवीन कुछ नहीं होता, ठीक है। या चीजें सफेद होती है या काली होती है, इन बिटवीन कुछ नहीं होता, ठीक। और दूसरा जो पैराडाइम है वो है नॉन पॉजिटिविस्ट इंटरप्रेटिविस्ट। वो ये कहता है कि रियलिटी या जो आपका जो सच है वो हर बंदे का फर्क है, डिपेंडिंग ऑन कि किसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आगे पीछे क्या हुआ क्या नहीं। तो आप हर किसी चीज को एक उससे नई ब्रश से वो कर सकते हैं कि जी नहीं, सिर्फ एक ही सच है और सिर्फ एक ही चीज इस तरीके से हो रही है। नाउ अब जो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, बिकॉज वो ये एक ही चीज देखता है कि या तो जीरो है तो ये वन है, इन बिटवीन कोई चीज है ही नहीं। दैट्स मोर सॉर्ट ऑफ अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के जहाँ पे आप चीजों को नंबर्स में डाल सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या है, बता सकते हैं कि जी ये कौन सी। तो वो इट्स मोर पॉजिटिविस्ट अप्रोच, बिकॉज that's what the reality is, that's what they think, that's how they describe it. Whereas reality based on experiences suggest that आपको लोगों से बात करनी पड़ती है और उनके experiences और उनकी बातें और उनकी चीजें बहुत फर्क हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर दो मुख्तलिफ, आप अगर 6 लोग हैं इस क्लास के अंदर, तो हर किसी का लर्निंग का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होगा, ठीक। किसी को पसंद नहीं आता होगा ऑनलाइन कोई उस तरीके की चीज, तो उसका फर्क होगा। अभी जैसे मैंने इरम को कहा इंटरनेट का इश्यूज, तो किसी के पास इंटरनेट का इशू होगा, बाकियों के पास नहीं होगा, ठीक है। तो देर आर थिंग्स दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर लर्निंग एंड योर परसेप्शंस ऑफ लर्निंग। सो हर चीज को आप सिर्फ नंबरिंग के थ्रू नहीं बयान कर सकते, या आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, या दुनिया में सिर्फ सच और झूठ नहीं होता, बल्कि इन बिटवीन भी कोई चीज होती है, लोगों की एक्सपीरियंस। तो वो अगर आप उस तरह की आपकी सोच है, सो दैट इज इंटरप्रेटिविस्ट या नॉन पॉजिटिविस्ट सोच है। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसके अंदर ज्यादा देर तक नहीं जा रही, मैं सिर्फ इतना थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज अदरवाइज इट कैन मेक पीपल क्वाइट कंफ्यूज। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू रीड थ्रू इट। लेकिन बेसिकली जो आपकी रिसर्च है वो पॉजिटिविस्ट पैराडाइम आपका अफेक्ट करता है, ये सपोर्ट करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च को, और नॉन पॉजिटिविस्ट पैराडाइम आपका अफेक्ट करता है और सपोर्ट करता है क्वालिटेटिव रिसर्च को। तो अगर आप आपकी पर्सनैलिटी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि आप किस तरह से किसी चीज को देखते हो समझते हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी और आपका सोच किसी एक टॉपिक के बारे में या जनरली ये है कि चीजें नंबर्स में ही काउंट की जा सकती हैं और 2 + 2 4 ही होता है, तो देन दैट्स पॉजिटिविस्ट। और तो अगर दूसरा है तो दैट देन डिटर्मिन्स द चॉइस ऑफ द मेथड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज। ठीक हो गया? कोई सवाल है यहाँ पर? No, क्वालिटेटिव ma'am. रिसर्च क्या है? सॉरी, गो ऑन, somebody was asking something. No, ma'am. Nothing. Okay. Qualitative research basically involves finding out what people think, how they feel, or at any rate, what they say and think and how they say they feel. ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ये नहीं देखते कि अच्छा जी सिर्फ ऑब्जेक्टिवली आपने उनसे नंबरिंग का नहीं पूछना, बल्कि यू वांट टू आइडेंटिफाई
फिर हाउ डू पीपल थिंक, व्हाट डू दे फील, उनको क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और या उनको या क्या कहते हैं अपने सोचने और समझने के बारे में। ठीक है, तो ये हर किसी की बहुत सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इसमें आपके पास कोई तोलने की कोई चीज नहीं है। ठीक है, आप इसको किसी की फीलिंग्स या किसी की एक्सपीरियंस को नंबर्स दे सकते हैं? नो मैडम। है ना, तो इसलिए आप नंबर्स में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन आप बता सकते हैं कि क्या हुआ। It is important because it seeks to understand by means of exploring human experiences, perceptions, motivations, intentions, behaviors, जो हम इस तरह की क्वालिटेटिव चीजें देख रहे होते हैं, जो जिनको हम नंबर्स में नहीं डाल सकते, वो सारी चीजों को क्वालिटेटिव रिसर्च देखती है। नर्सिंग से क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप देखो कि अब हम पेशेंट से और दूसरे लोगों से जहाँ डील कर रहे होते हैं, तो उनकी हर किसी का किस तरह से वो एक्सपीरियंस करते हैं कोई चीज, वो बहुत डिफरेंट होती है दूसरे बंदे से के मुकाबले में। सो दैट्स व्हाट क्वालिटेटिव रिसर्च इज अबाउट। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, प्रोवाइड रिच डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमेना एंड गेन न्यू पर्सपेक्टिव। तो किसी भी चीज को बहुत डीपली एनालाइज करने में हेल्प करती है ये। इट हेल्प्स अस एक्सप्लोर इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच वो किसी दूसरे नंबर्स के थ्रू नहीं की जा सकती। जो चीज वो हमें बताती है कि जहां हमें नंबर्स आपको ये बताएंगे कि किसी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड-19 की एग्जांपल लेते हैं, तो नंबर ये बताएंगे आपको जी इतने लोगों को हो गया, इतने लोगों को ये सिम्टम्स हुए, इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने लोगों को ये हुआ वो हुआ। लेकिन क्या वो आपको फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस या क्या था और किस तरह से था वो बताएगा पूरी डिटेल में? नहीं। क्वालिटेटिव रिसर्च इज गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। इट हेल्प्स एक्सप्लोर सेंसिटिव टॉपिक्स एंड कल्चरली डिफाइंड एक्सपीरियंसेस। तो जैसे आप बहुत सेंसिटिव इश्यूज पे बात करें, कल्चर पे बात करें, डोमेस्टिक अब्यूज पे बात करें, डेथ एंड डाइंग के एक्सपीरियंसेस पे बात करें, ऐसी चीजें कि जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हो सकता है कि अपने कल्चर, अपने रिलीजन जहाँ पे वो हैं, जिंदगी के जिस हिस्से में हैं, वो सारी चीजें उनके एक्सपीरियंसेस पे इफेक्ट करती हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हेल्प्स अस एक्सप्लोर दोस सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज। It helps us explore issues that in sense around sensitive research या और difficult to access groups के जहाँ पे क्वेश्चनर और दूसरी चीजें मतलब नहीं लोग करना चाहते या होना नहीं चाहते, क्योंकि दिस इन्वॉल्व्स टॉकिंग टू पीपल, और अगर आप उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करते बात करते हैं, तो मतलब वो आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगी, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द फिनोमेना. So that's how qualitative research is all about. There are different approaches in qualitative research, which कुछ इसकी जो examples हैं वो है ethnography, phenomenology, discourse analysis, grounded theory. ठीक है, ये 4 main sort of common approaches हैं जो कि आमतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं. There are kind of आप जो सुनोगे डिस्क्रिप्टिव क्वालिटेटिव रिसर्च भी होगी, आप मिक्स मेथड के अंदर भी क्वालिटेटिव रिसर्च यूज हुई भी होगी, आई फिनोमिनोलॉजी की अपनी बहुत सारी टाइप्स है, ग्राउंडेड थ्योरी की अपनी काफी सारी टाइप्स है. तो मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स विच विद इन द क्वालिटेटिव रिसर्च दैट यू विल बी एक्सपोज टू एज वेल. बट ये ज्यादातर जो लिटरेचर में आप देखोगे, और खासतौर पर नर्सिंग लिटरेचर में, ये वाली टाइप्स आपको ज्यादा मिलती हैं. ठीक है. Ethnography is an approach relying on the collection of the data in the natural environment. So natural environment के अंदर आप data collect करते हैं, और जो ethnographers हैं वो usually interested होते हैं ये देखने में कि लोगों का behavior या उनका काम या उनका तरीका बात करने का या काम करने का किस तरह से अफेक्टेड है उस कल्चर में जिसमें वो रहते हैं. यहाँ पे कल्चर का मतलब ये नहीं है कि जिस तरीके से ब्रॉडर सेंस में कल्चर को रहते हैं जी, कल्चर ये कल्चर इज अ वेरी बिग टर्म. कल्चर इज हर जगह का. एक तो होता है कि जी पाकिस्तान का कल्चर या इंडिया का कल्चर या मुस्लिम वर्ल्ड का कल्चर या क्रिश्चियन वर्ल्ड का कल्चर, एक वो चीज है. लेकिन कल्चर इज मच बिगर देन दैट और मच स्मॉलर देन दैट. तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. तो जैसे अगर आप यहाँ पे 6 लोग हैं, आप 6 के 6 की अपनी 6 इंडिविजुअल फैमिलीज हैं, क्या आपको लगता है कि आप सबकी फैमिलीज का कल्चर सेम है? मैम डिफरेंट है.
किस हिसाब से? मैम बहुत सारी चीजों से, हम अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारा डेली रूटीन डिफरेंट है, हमारे रहन सहन डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट है एक दूसरे से। अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, सबके सब हॉस्पिटल्स हैं फॉर एग्जांपल, सबके सब जो है सेम सॉर्ट ऑफ वार्ड थे, क्या हर जगह का कल्चर एक जैसा होता है? No, ma'am. सबका डिफरेंट होता है मैडम। है ना, हर हॉस्पिटल का तरीका, हर जगह पे बात करने का तरीका, काम करने का अंदाज, चीजें करने का। हॉस्पिटल बड़ी बात है, इन जो वार्ड्स हैं, मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, क्या हर यूनिट का कल्चर सेम होता है? No, ma'am. नहीं ना। और आई इवन थिंक ये सॉरी, मतलब आई थिंक ये जो कल्चर होता है ये हम लोग खुद डेवलप कर रहे होते हैं किसी भी इदारे के अंदर या यूनिट्स के अंदर, हाँ तो बिल्कुल। डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर के ऊपर। हाँ, तो एथनोग्राफर्स जो हैं वो उस तरह के कल्चर को स्टडी करते हैं, वो उस तरह की चीज को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि इसको इस तरीके से नहीं लेना, कभी भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कल्चर एज इन कल्चर ऑफ द कंट्री या कल्चर ऑफ रिलीजन और कल्चर ऑफ सब। कल्चर में ये सारी चीजें आती हैं, लेकिन हर जगह का सब कल्चर अपना एक मुख्तलिफ भी होता है। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 या 3 बहन भाई हैं और आप सबकी अपनी अपनी अब शादियां हुई, अपने अपने बच्चे, तो आप ये देखोगे कि अब डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू केम फ्रॉम द सेम फैमिली, हर फैमिली का, उनकी अपनी फैमिलीज के कल्चर स्लाइटली डिफरेंट होंगे, कोई खाने का तरीका फर्क होगा, पकाने का तरीका फर्क होगा, टाइमिंग डिफरेंट होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एथनोग्राफर्स का जो काम है वो ये देखते हैं कि किस तरह से लोग अपने, फॉर एग्जाम्पल वो जाके देखेंगे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लोग आई डोंट नो ब्रेक कैसे लेते हैं, किस तरह से कल्चर इफेक्ट करता है। दूसरे की तो वो उस कल्चर को देखते हैं जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च क्वेश्चन अगर उसकी एग्जांपल देखो, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज दैट यंग एडल्ट्स यूज टू डिस्क्राइब टोबैको डिपेंडेंस। ठीक है, अब उन्होंने यंग एडल्ट्स देखने हैं, टोबैको डिपेंडेंस देखनी है, जबान कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, हाउ डू दीज पैटर्न्स रिफ्लेक्ट द मीनिंग दैट डिपेंडेंस मीनिंग ऑफ डिपेंडेंस हैज फॉर यंग एडल्ट्स, किस तरह से उसको देख रहे हैं, व्हाट अपॉर्चुनिटीज एंड लिमिटेशंस डू न्यूली क्वालिफाइड नर्सेज एनकाउंटर व्हेन टेकिंग ऑन द नर्सिंग रोल्स। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ सवाल हैं जो आप देखेंगे कि इसमें वो देखते हैं। बेसिकली दे वांट टू अंडरस्टैंड नेचुरल सेटिंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्या हो रहा है, लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं चीजों को, लोग किस तरह से अपने आप को देखते हैं, किस तरह से अपना सेंस बनाते हैं, और किस तरह से एडजस्ट होते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ क्वेश्चन एथनोग्राफिक रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन। यहाँ मैंने कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स, थोड़ी सी पुरानी है आर्टिकल्स की, बट यू कैन लुक फॉर समथिंग मोर रीसेंट यूजिंग these examples. दूसरी जो अप्रोच है उसको कहते हैं फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिनोलॉजी इज एन अप्रोच की जो फोकस करती है इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। ओके, और वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो एक्सपीरियंसेस पे इफेक्ट कर रहे हैं, क्या उन्होंने देखा, क्या चीज हो रही है, वो सारी चीजों पे ऊपर उसका फोकस होता है। रिसर्चर का काम ये होता है कि वो जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जी ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसको उसी तरीके से डिस्क्राइब कर देते। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं आप 5 लोगों 6 लोगों से अलग अलग पूछूं कि जी रिसर्च का कोर्स करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप सबके पास कुछ ना कुछ सिमिलर होगा और कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, और आप अपने तरीके से उस सारी चीज को डिस्क्राइब करेंगे। अगर हम ये बड़ा कर लें और बोलेंगे जी पिछले 4-5 साल में जितनी क्लासेस थी उनसे पूछे, तो हर किसी का, तो दिस इज बेसिकली इज अबाउट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस के जी आपकी जिंदगी में, आपकी उसमें किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आपके एक्सपीरियंसेस क्या थे, तो उसको हम फिनोमिनोलॉजी जो है उसको देखती है। ठीक है, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च क्वेश्चन जो है वो किस तरह के होते हैं? व्हाट इज द एक्सपीरियंसेस ऑफ मदरहुड फॉर फीमेल नर्सेज वर्किंग इन आर्म्ड फोर्सेज हु हैव चिल्ड्रन बिटवीन एजेस 1 to 3। सही है, तो मतलब जिन बच्चों के, माओ के छोटे बच्चे हैं 1 से 3 साल तक के, काम भी कर रही हैं नर्सेज, उनके एक्सपीरियंसेस क्या है। तो आप देखो कि आपको वो कौन सी लोगों से बात करनी भी होंगी, फीमेल भी हों, नर्सेज भी हों, बच्चे भी हों 1 से 3 साल तक के, और आर्म फोर्सेस में भी काम कर रहे हो। ठीक, हाउ डू नर्सेज यूज इंट्यूशन टू आइडेंटिफाई डिटीरियरेटिंग पेशेंट्स। ठीक, तो आपने वो देखना है कि अच्छा नर्सेज ऐसी जगह पे काम करती है जहाँ पेशेंट्स डिटीरियरेट होते हों, और उनको आपने बात करना। हाउ डू नर्सेज हैव बीन फिजिकली अब्यूज्ड बाय patients
who have been physically abused by patients overcome their fears. तो जो ऐसी nurses की जो physically abused हुई हो patients, say how do they overcome? So it talks about people's individual experiences that they have and how have they impacted them and their life. ठीक है, again कुछ examples यहाँ पे दी. Then you have got discourse analysis. Discourse analysis again is a term used कि ज्यादातर कम्युनिकेशन लिटरेचर में इस्तेमाल होता है और इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन मटेरियल, किसी भी तरीके का जो कम्युनिकेशन मटेरियल है उस पर फोकस किया जाता है कि किस तरह से जबान इस्तेमाल की गई है, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, टाइमिंग कौन सी है, टोन कौन सी है, इंटेंशन क्या है. तो मतलब जो पूरा कम्युनिकेशन और तरीके से जो लिखी हुई चीज, बोली हुई चीज, पढ़ी हुई चीज को जो देख के कम्युनिकेशन के हिसाब से देखते हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्कोर्स एनालिसिस. Okay, so it helps increase our understanding of human behavior through language and interaction. ठीक, so a lot of studies which are involving newspapers या media या उसमें किस तरह से क्या कहा गया, कैसे कहा गया, वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं. And again I've given you some examples. Then another common approach is grounded theory. Grounded theory basically helps develop और अंडरस्टैंड सोशल प्रोसेसेस कि कोई भी काम किसी जगह पे किस तरह से हो रहा है ताकि उसको फिर ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सके कि जी कुछ भी किसी कल्चर में, किसी जगह पे, किसी ग्रुप में होता तो वो कैसे होता. ग्राउंडेड थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी अप्रोचेस से क्योंकि इस पे डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, एनालिसिस सबका सब एक साथ हो रहा होता है, साथ साथ चल रहा होता है, कोई चीज आपने आगे के लिए नहीं रखी होती. ठीक, तो जैसे जैसे स्टडी प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे आपका डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल वो सब कुछ साथ में चल रही होती. It's both a philosophy and a method, and the focus is usually lived experiences of जिस लोगों का usually जिस तरह से जिंदगी गुजार रहे होते हैं किसी फिनोमेना को लेके, वो किस तरह से हो रहा है, क्या उनको लगता है, और सोशल प्रोसेसेस क्या है जो किसी underlying a particular phenomena, that's what people want to understand. It provides rich description of experiences as it is lived, deeper understanding, and increases our sensitivity and make the thoughtful provision of care possible. Again, कुछ example, understanding couple dynamics and interaction that influence tobacco reduction, कि किस तरह से processes क्या हैं. How do nursing students learn in clinical area? किस तरह से learning होती है clinical area में, क्या process इस्तेमाल होता है. What does domestic violence mean for men in violent relationship? उनका मतलब बहुत broad question होता है जिसको आप फिर explore करने की और understand करने की कोशिश कर रहे होते हैं. So basically these are 4 approaches which are very similar in nature to each other, लेकिन जो तरीका और interpretation जैसे इस्तेमाल की जाती है या objective जिसके लिए ये चीज approaches use की जाती हैं वो काफी मुख्तलिफ है. और आपका जो research question है that determines what kind of methodology you are going to use for your research studies. So all 4 approaches are different in that ethnography focuses on culture, phenomenology focuses on consciousness and experiences, discourse analysis on language, and grounded theories aim is to develop theory through induction. ठीक है, that's what qualitative research is all about. Any questions so far? No, ma'am. Okay. क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो हम सैम्पलिंग करते हैं, वी नीड टू लुक एट क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसकी सैम्पलिंग को भी देखने की जरूरत है और क्वालिटेटिव रिसर्च की सैम्पलिंग. सो इज इट ओके इफ वी लुक एट सैम्पलिंग इन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड परहैप्स अगर टाइम देता है तो फिर आज क्वांटिटेटिव को देखेंगे या नेक्स्ट सेशन में देख सकते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपके पास सैम्पलिंग यूजुअली डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी सैंपल भी यूज करते हैं या रैंडम सैम्पलिंग भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में आपकी सैम्पलिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ जहाँ पे आप लोगों को इसलिए बुलाएंगे स्टडी में बिकॉज वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं. सो कन्वीनियंट सैम्पलिंग होगी, पर्पसिव सैम्पलिंग होगी, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग होगी, opportunistic sampling, snowball sampling, and these are the names that you will listen to in qualitative research.
क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये सारी भी किसी ना किसी मतलब थियोरेटिकल सैम्पलिंग तो नहीं लेकिन कन्वीनियंस और पर्पस सैम्पलिंग भी और इस्तेमाल होती है, लेकिन ज्यादातर अगर एंटरप्राइज कंट्रोल ट्रायल है तो आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग किसको बोलते हैं? कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज बेसिकली सैंपल विच इज ड्रॉन ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द इंटरव्यूअर। तो अगर जैसे मैं बोलूं कि मुझे ये देखना है कि स्टूडेंट्स का मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस किस तरीके का है पढ़ने का डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर, तो चूंकि इस 4-5 क्लास में लोग हैं, मैं उनको जानती हूँ, मैं उनको बोलूँ कि वो मास्टर स्टूडेंट्स भी हैं, डाउ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मैं उनको बोलूँ कि हाँ जी मुझसे बात कर ले, दे आर अवेलेबल conveniently, and they would say yes, and that's what is convenient sample. Okay. People tend to make the selection at familiar locations and to choose respondents who are like themselves. तो मतलब उनको ये पता होता है कि ये वाले लोग जो हैं इनकी ये मीट करते हैं क्राइटेरिया को और ये मुझे आसानी से मिल जाएंगे और इनके साथ मैं आसानी से काम कर सकता हूँ, and that's why they select them. ठीक है। कुछ इश्यूज जो हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि आप उन लोगों को चूज कर लें जो वहां पे जिनको नहीं हो एक्सपीरियंस उस चीज का, वो थोड़ी देर के लिए मौजूद हो, बस अभी मौजूद है और आपने उनको कहा कि आप वो कर दे और आपको उस टिपिकल पॉपुलेशन में और या वहां पे मतलब आज ही शुरू किया है उनका मास्टर्स का कोर्स और आपने उनको पूछा, सो while they are in the course and while they are conveniently available but they may not be able to give you the information that you were looking for. ठीक है। पर्पसिव सैम्पलिंग ऑन दी अदर हैंड, जहां पे आप लोगों को पर्पसली सिलेक्ट करते हैं कि जी आई एम लुकिंग फॉर अ सैंपल कि जिसमें मुझे ये देखना है कि मास्टर्स के स्टूडेंट भी हों, खवातीन भी हों, पिछली जो है उन्होंने स्टडी जो वो ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से की हो, या मतलब आपका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया को देख के आप उठाते हैं और पार्टिसिपेंट्स और उनसे आप बात करते हैं। आप रिसर्चर्स चूज करता है पार्टिसिपेंट्स को बिकॉज उसको लगता है कि ये पार्टिसिपेंट मेरा क्राइटेरिया जो मैं देख रहा हूँ उसको पूरा करते हैं और उस पर पूरे उतरते हैं। रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सैंपल विच जो उसे लग रहा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव है पॉपुलेशन का और उसको वो लेके उनके साथ बात करने की कोशिश करता है, जैसे मैंने अभी कहा। Theoretical sampling grounded theory research में इस्तेमाल होती है and it's a term to indicate the sample is driven by the theoretical basis of the study. तो जैसे जैसे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे जैसे आपकी जो थॉट्स और फाइंडिंग्स इमर्ज हो रही होती हैं, they help you identify further people and include them into study. So for example, डोमेस्टिक अब्यूज रिसर्च में व्हेन आई डिड इन पाकिस्तान, सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहा कि जी लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, तो अगर आपकी अरेंज मैरिज हुई है तो वहां पे डोमेस्टिक अब्यूज होने के चांसेस और उनके एक्सपीरियंस ज्यादा है और लोगों के एक्सपीरियंसेस फर्क होते हैं, और अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो नहीं। तो अगर किसी एक इंटरव्यू के अंदर ये निकला तो द नेक्स्ट टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू डू इज कि मैं अगर इस तरह मैं बात करी थी तो किसी वो ऐसा बंदा था जिसकी लव मैरिज हुई भी थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं बात करूंगी किसी ऐसे से जिसकी अरेंज मैरिज हुई भी हो। ठीक है। फिर अगर किसी ने कहा कि जी, तो मतलब आप जैसे जैसे थॉट्स और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है स्टडीज के अंदर, वैसे वैसे आप उसको डेवलप करके और उसी तरह का सैंपल उठाते हैं और उस सैंपल से बात करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है और डज इट नीड डेवलपिंग फर्दर, या आपको किसी दूसरे ग्रुप से बात करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। As the study progresses, the researcher has to select the sample they wish to include on the basis that by selecting them, the data which emerge will have theoretical relevance to a theory which is evolving. ठीक। कोई सवाल पूछना है यहाँ पर? Opportunistic sample is basically आप वो सैंपल उठाते हैं, वो लोग उठाते हैं जो बस है मौजूद वहां पे, आसानी से मिल गए, कोई और तरीका नहीं है। थोड़ा बहुत आप पर्पस सैम्पलिंग वगैरह और थियोरेटिकल सैम्पलिंग की पर्पस आइडेंटिफाई करते हैं कि जी मैं इन लोगों को देख रहा हूँ और ये मुझे चाहिए और ये अवेलेबल है, तो मैंने उनसे बात करी।
ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि अगर मैं बोलूं कि जी मुझे मास्टर स्टूडेंट से बात करनी है तो क्या नहीं, और या मुझे नर्सेज से बात करनी है जो काम करी है इंटेंसिव केयर में, तो मैं समन्ना को जानती हूँ, वो इंटेंसिव केयर में बात करती है, तो मैं उससे पूछूं, तो समन्ना फिर मुझे, समन्ना को मैं बोलूँ किसी दूसरी नर्स से मुझे बताओ कि जो इंटेंसिव केयर में काम करती हूँ, मुझे उससे इंटरव्यू करना है। तो दैट्स हाउ यू विल गो फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। इट्स ऑल्सो कॉल्ड नेटवर्किंग सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग इज वेल। लेकिन बेसिकली ये इस पे चलता है कि आपने एक बंदे को पूछना तो वो फिर आपको दूसरे का बताएगा, वो तीसरे का बताएगा। यूजुअली पीपल वर्क इन ग्रुप्स, डोमेस्टिक अब्यूज या कोई भी ऐसी चीज, लोगों को अपने वो जो हमारे यहाँ एक सिंपल जबान में कहा जाता है ना कि लोग अपने जैसे लोगों के से सराउंडेड होते हैं, ठीक है, हमारे दोस्त हमारे ही जैसे होते हैं। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर आपने किसी एक से बात की तो उसको पता होगा कि उसी के जैसे लोग या उस कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग जो है और कहाँ पर हैं, और वो आपको बता सकेंगे और वो आपको रेफर कर सकेंगे। स्नोबॉल सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है लोगों का सोशल नेटवर्क्स को, और वो जैसे मैंने अभी कहा कि द फैक्ट दैट पीपल हु नो ईच अदर और आर फ्रेंड्स ऑफ्टन हैव थिंग्स इन कॉमन। ठीक, नेटवर्क सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक, डेटा कलेक्शन एंड क्वालिटेटिव रिसर्च हिस्सा होता है थ्रू इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशंस एंड डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। तो ज्यादातर जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, वो है आप लोगों से वन टू वन इंटरेक्शन करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, या ग्रुप में बात करते हैं लोगों से। ठीक है, एक बंदा करता है इंफॉर्मेशन लेता है और बाकी के सारे लोग जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो एक फोकस ग्रुप में आपके पास तकरीबन 8 से 10 लोग हो सकते हैं। या आप जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं किसी एक ग्रुप के अंदर। तो जैसे हमने एथनोग्राफिक स्टडीज की बात की, तो वहां पे ये है कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि वार्ड में या यूनिट में या हॉस्पिटल में हो क्या रहा है। तो आप जस्ट चुप करके बैठ के देखते हैं कौन सी चीज हो रही है, देन यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इट, और यू टॉक टू पीपल इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स या बाकी की सारी चीजें जो है, जैसे डिस्कोर्स एनालिसिस की अगर हमने बात की, तो उसमें आप लोगों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर क्या, डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी फोकस है वो देख सकते हैं। When it comes to nursing and health, qualitative research helps explore patients' experiences and behavior, or it helps explore experiences and behavior of nurses and other healthcare professionals who are working. It helps evaluate intervention and services that we are providing, and it helps explore core concepts relevant to nursing and health. कुछ लिमिटेशंस भी हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। फॉर एग्जांपल, इट इज बेस्ड ऑन perceptions and stories that people tell you about. So जरूरी नहीं होता कि हर कोई बंदा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे ड्रामेटिक तरीके से आपको चीजें बता रहा होगा, कोई जो है उसको इतनी अच्छी नहीं करनी आती होगी, तो कहानी घड़नी नहीं आती, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको नहीं बता सकेगा। तो क्वालिटी ऑफ द डेटा कुड बी वेरी डिफरेंट। कुछ अरसे पहले तक लोग समझते थे इट्स अनसाइंटिफिक, इट हैज चेंज्ड अ लॉट, और नाउ इट्स नॉट कंसीडर्ड अनसाइंटिफिक। हैविंग सेड दैट, जनरलाइजेबिलिटी आप इसकी लिमिटेड है, ज्यादा लोगों तक नहीं हो सकती। रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल मेथड्स। बहुत से लोग क्वालिटेटिव रिसर्च को ये समझ के उठाते हैं कि जी ये बहुत आसान है। कोई भी रिसर्च आसान नहीं है। क्वांटिटेटिव रिसर्च आप जब करते हैं तो आपको इनिशियली टाइम लगेगा, उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, अपना टूल और बाकी सारी चीजें वेरिएबल सेट करने के लिए, और कैसे किस तरह से आप डेटा कलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे। वेयर इन क्वालिटेटिव रिसर्च आपका सबसे ज्यादा टाइम जाता है जब आप डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, and then it requires complex analytical methods, and of course अगर आपकी अपनी कोई biases हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर आ सकती हैं। ठीक है, so this is all about qualitative research, and I'll stop sharing and take any questions that you have. मैडम ये अनसाइंटिफिक कैसे होगी? अनसाइंटिफिक अब तो नहीं है, लेकिन काफी मतलब इसमें चूंकि जो ज्यादातर रिसर्च होती रही थी और ज्यादातर लोग, अब आप अपनी डाव में भी वो देखेंगे, कभी किसी से बात करके देखो तो लोग फेवर करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च को करें और क्वालिटेटिव रिसर्च ना करें, बिकॉज उनको लगता है कि ये तो खाली गप्पे लगानी है, लोगों से बात करनी है, इससे कुछ ज्यादा वो नहीं होता। और अगर आज से अगर आप 10-15 साल पहले चले जाएं तो ये जो परसेप्शन थी वो बहुत कॉमन थी जनरली, बट ओवर टाइम क्वालिटेटिव रिसर्चर्स लोगों ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि इट्स नॉट अनसाइंटिफिक, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग द रिसर्च मेथड्स, इफ यू आर प्रॉपरली डॉक्यूमेंटिंग व्हाट यू हैव डन एंड हाउ यू हैव डन इट,
तो it's not an unscientific method and it helps you understand a phenomena and उतनी ही important है जितनी quantitative research important है. तो I'm not suggesting it's unscientific, but I'm saying it कि अगर आपको ये सुनने में मिलेगा, so you need to be aware of this and you need to be able to make your own mind up कि दोनों को कंपेयर करके हाँ जी what do I think about it. एक चीज ये है कि आपको कौन सी पसंद है और आपका वर्ल्ड व्यू आपका खुद का कौन सा, आपका खुद का पैराडाइम किस तरफ है. दूसरी चीज ये है कि आपको क्या लगता है कौन सी साइंटिफिक है कौन सी नहीं है, और दोनों चीजों का बैलेंस आप कैसे करते हैं. क्योंकि मैडम इसमें ज्यादातर जैसे एनालिटिकल स्टडी और स्टडी डिजाइन में फिट होता है तो वो तो साइंटिफिक में ही होगा ना, जाहिर सी बात है. हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना कि साइंटिफिक, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट साइंटिफिक, but this used to be a perception and you will still find some people saying this, so you need to have your own. मतलब अभी तो हम पता है ना, पहले तो ये होता था जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे इतने ज्यादा नंबर्स होंगे तो उसका पता चलेगा. अब तो लोग कहते हैं ना कि इट्स अबाउट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, लोगों को पूछो वो क्या कहते हैं, सर्विसेज उनको कैसी लगती हैं. तो मतलब अब उसकी वो इम्पोर्टेंस और वो सारी चीजें बढ़ गई है, लेकिन this is how it used to be and you may still find some people like that, but it depends how this is done and sometimes people think it's an easier इसी तरह से है जिसे मैं डिस्क्राइब करूं कि अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर करते हैं अब स्टडीज के, तो बहुत से लोग बहुत रश करके, अब तो फिर भी इतना नहीं है, अप्लाई करते थे ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए क्योंकि उनका ख्याल होता था कि ऑनलाइन स्टडी शायद एक इजियर ऑप्शन है. एंड एक्चुअली इट्स नॉट एन इजियर ऑप्शन, क्योंकि लोग वही देख रहे होते थे कि जी अच्छा कहीं जाना नहीं है, किसी जगह पे कुछ ऐसा नहीं करना है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कंप्यूटर पे बैठो, टीचर की शक्ल देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप आसानी से आपको डिग्री मिल जाएगी. लेकिन over time people realize that it's not an easy option because it requires your motivation. आप एक ग्रुप के अंदर किसी जगह पे बैठे हैं और जा रहे हैं क्लास में, तो it's a much different thing to do. और जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज दी काम करने के लिए कि ये आर्टिकल पढ़ें, ये सब कुछ जब आपको पढ़ना है तो आपको अपने टाइम पे पढ़ना है, अपने टाइम से निकालना है, आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए उस काम को करने के लिए, which is not an easy thing to do. So people can perceive things differently, but are they actually like that is different. Does that answer your question? मैडम इसमें ये क्वेश्चन भी है कि मोस्टली ये कहा जाता है कि जैसे बड़े जर्नल है, बीएमजी है या कोई बड़े जर्नल है, तो ज्यादा लोगों का डेटा एक्सेप्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जो 1000 हो, इतने कम से कम भी इतने लोगों का डेटा हो. तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में तो आप कर सकते हो कि बहुत सारे लोगों का आपने डेटा लिया, क्वेश्चनर भेज दिया, आपको आंसर मिल गए. लेकिन क्वालिटेटिव में आप कैसे कर सकते हैं इतने सारे लोगों का डेटा? क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास इतने लोग होते ही नहीं है. आपका जो सैम्पलिंग आपकी है क्वालिटेटिव रिसर्च में, आपका मैक्सिमम सैंपल जो होगा वो एनीथिंग बिटवीन 7-8 से लेके 30, 40, 50 तक होगा. क्वांटिटेटिव रिसर्च में ज्यादा. और ये आपने एक अच्छी चीज की कि एक जो बायस होती थी वो होती भी इस वजह से थी कि लोगों को लगता था कि और मुख्तलिफ जर्नल्स नहीं मानते थे क्वालिटेटिव रिसर्च को साइंटिफिक, एंड दे वुडंट एनकरेज पीपल टू पब्लिश इट, तो वो उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम आती थी. Whereas now it has changed. अगर कोई जर्नल ये बोल दे, अनलेस उसका फोकस उसी तरह का हो, अगर वो ये कहते कि जी हमने क्वालिटेटिव रिसर्च हम नहीं एक्सेप्ट करते बिकॉज हमें लगता है कि ये साइंटिफिक नहीं है, तो they get themselves into problems. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको ज्यादा बड़ा सैंपल चाहिए ही नहीं है, क्योंकि बाय द नेचर ऑफ द स्टडी यू नीड अ वेरी स्मॉल सैंपल. तो I think it's about the topic that you want to study and how you want to do it. और बहुत से journals हैं जो qualitative research को ही, सिर्फ qualitative research को publish करते हैं, और most journal qualitative और quantitative दोनों तरह की research को publish करते हैं. Does that answer your question, Shahid? मैडम एक और क्वेश्चन. यस मैडम. मैडम इसमें एक और क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो फिर जो हमारे पास जो हमने कोई रिसर्च लिखी है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, तो इसमें उसकी एक्यूरेसी पे उस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि आप सिर्फ 50 लोगों का सैंपल लेके और आप इसको रिजल्ट शो कर रहे हो कि आपकी ये फाइंडिंग है? नहीं, क्योंकि अगर आपका अप्रोच रिक्वायर्स यू टू हैव स्मॉलर सैंपल, तो वहां पे आप बड़ा सैंपल क्यों लेंगे? और इट्स अबाउट जस्टिफाइंग इट. अगर आपने उसको सब कुछ
एक जगह पे छोड़ दिया, गड़बड़ कर दिया और कहा कि जी उसका नाम आपने उसको क्वालिटेटिव रिसर्च दे दिया, तो वो नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से, तमीज से, अच्छे तरीके से करके वो किया होगा, तो उसकी वैल्यू उसी तरह से होगी। ऐसा ही है कि और ब्लॉक, मैडम ये सीमेंट, गारी, मट्टे से आप एक झोपड़ी बना दें या आप एक आलीशान किस्म का बंगला बना दें, कितना एफर्ट, कितना टाइम, कितनी चीजें आपने स्पेंड की हैं, चीजें दोनों सेम हैं। और लेकिन आपने किया कितना, या एक ही एरिया और एक ही चीज के अंदर आप दो मुख्तलिफ घरों को किस तरह से रखते हैं, एक को बहुत अच्छा बना दे उसी चीजों के साथ और दूसरे को ना बनाए। तो इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग इट, इट्स अबाउट जस्टिफाइंग इट, इट्स अबाउट एक्सप्लेनिंग इट। तो अच्छा मैडम मैडम, इसमें मतलब फिर इसका जो रिजल्ट होता है, सॉरी मैं आपकी बात जी, काटा शाहिद को ले लूं, इस, समन्ना फिर आती हूँ आपके पास। जी शाहिद। अच्छा मैडम, इसका जो रिजल्ट हमारे पास आता है, क्या ये हम जनरल पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वही, क्वालिटेटिव रिसर्च का? किसी भी रिसर्च का जनरलाइजेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। तो बहुत ज्यादा वाइडर जनरलाइजेबिलिटी, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड-19 की एग्जांपल लें, तो कुछ चीजें जनरली जनरलाइजेबिलिटी उनकी ज्यादा और वो एप्लीकेबल हो सकती हैं हर किसी के ऊपर, बस सारी चीजें तो नहीं हो सकती ना, इवन इफ इट्स अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का जेनेटिक डिफरेंसेस, दूसरी बहुत सारी डिफरेंसेस होंगी, तो हर जगह पे तो नहीं हो सकती। बट व्हेन इट कम्स टू क्वालिटेटिव रिसर्च, इट टॉक्स अबाउट, अगर हम बोलते हैं कि जी हम बात कर रहे हैं experiences of mothers who have children of 1 to 3 years old who are nurses working नाइट टाइम पे जो काम करती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अगर हम देखेंगे, तो वो बहुत फर्क होंगे ना उन नर्सेज से जिनके बच्चे ही नहीं है, या जिनके बच्चे बड़े हैं, या जिनके पास या जो नाइट ड्यूटी नहीं करती। तो मतलब वो उसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे, जनरलाइज होंगे, जिनके थ्रू। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती है वो होती है ट्रांसफरेबिलिटी। सो इट्स नॉट अबाउट जनरलाइजेबिलिटी कि आपने उसकी जनरलाइज करके कहते हैं ऐसा हो रहा है तो सब जगह ऐसा ही होता होगा। वो इस तरह से है कि अच्छा, अगर इनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं इन सर्कमस्टेंसेस में काम करके, तो हाउ कैन वी ट्रांसफर दीज फाइंडिंग्स टू अंडरस्टैंड अनदर कॉन्टेक्स्ट, कि वहां पे भी इस तरह की सिमिलर कोई चीज होगी। सो ट्रांसफरेबिलिटी की हम बात करते हैं रादर देन जनरलाइजेबिलिटी। समझ आई? यस मैडम। So you will have to, what we need to do is you will have to read some qualitative research articles to be able to understand that better. सबरना आप कुछ पूछ रहे थे? नो मैम, इरम थी। हाँ जी, इरम आप थे। जी जी मैडम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को करते हैं तो फिर ये क्वालिटेटिव में नहीं होगा नहीं, ना वो चीज? क्वालिटेटिव रिसर्च का एनालिसिस जो है वो डिफरेंट है, उसमें स्टेटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होता, उसमें थीमेटिक एनालिसिस और जो टाइप्स है, जिस तरह की रिसर्च स्टडी की हमने बात की, उसी तरह का एनालिसिस होगा। तो जैसे मैडम ये होगा लाइक 50 लोगों से हमने इंटरव्यू कर, अब मैं इसको प्रेजेंट कैसे करूंगी? जैसे आर्टिकल में अगर मैं डालती हूँ तो क्या कैसे लिखूंगी? कि कोई परसेंटेज के हिसाब से दूंगी कि इतना मुझे इस इंटरव्यू में मिला है, मतलब इसे स्ट्रांगली अग्री अग्री, मतलब किस तरह मैं इसको रेशो वाइज करूंगी? नहीं नहीं, देखो, अगर मैं आपको एक जगह छोड़ दूं, एक बहुत सारे ऐसे कमरे में कि जहां पे बहुत सारे अम, एक खेत में ले जाके छोड़ दूं जहां पे बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट हैं। जी जी, ठीक वैरायटी है, जैसे क्वालिटेटिव है, क्वालिटी पर, हाँ। ठीक है, और आपको मैं बोलूं कि आपने इन सबको ऑर्गेनाइज करना है जहां पे सब्जियां, मतलब बहुत सारी सब्जियां हैं, और बहुत सारे हर तरह के फ्रूट हैं, और मैंने आपको कहना है कि आप ये इसको ठीक करें, इस पूरी सारी इसको ऑर्गेनाइज करें, आप क्या करेंगे? सेम सेम को एक तरफ ऑर्गेनाइज करूंगी ना। है ना? तो आप जैसे फॉर एग्जांपल सेब हैं, अब सारे, एक तरीका ये है कि सारे सेब एक तरफ कर दिए, सारे अंगूर एक तरफ कर दिए, सारे टमाटर एक तरफ कर दिए, मतलब जो जो जिस जिस टाइप की जो सब्जी, और हर तरह की चीज को अलग किया उसके तरीके की चीज की तरह से। और फिर आप ये करोगे कि जो सारे फ्रूट हैं, जैसे ऑरेंज और वो सारी चीजें जो फ्रूट है, उनको फ्रूट की एक चीज बना दी, उनको एक तरफ किया, और जो सब्जियां थी उनको सब्जियों की तरफ दूसरी तरफ कर दिया। ऐसा ही होगा? यस। जी ठीक है। फिर अगर उसमें आपके पास टमाटर थे और टमाटर और सेब थे, और सेब में हरे सेब भी थे और लाल सेब भी थे और आई डोंट नो किसी और कलर के सेब भी थे, तो आप एक तरीका ये है कि आप उन सबको एक डब्बे में डाल दें।
लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि मतलब उसको और ज्यादा आपने अच्छे से करना, तो आप क्या करोगे? आप अलग अलग डब्बों में डालोगे सारे मुख्तलिफ तरह के सेबों को, बैंड्स बनाए जाएंगे। ठीक है। और इस तो फिर आप ये बोलोगे जी ये सब्जियां हैं और ये फ्रूट हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सब्जियां और फ्रूट दोनों में आती होंगी, उनका एक अलग पोर्शन आप बनाएंगे। तो व्हाट हैव यू डन? क्या आप वहां पे नंबर इस्तेमाल करके, नंबर आप ओवरऑल इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि जी इतने सारे यहाँ पे थे और इतने मैंने वो किए, लेकिन क्या वहां पे नंबरिंग इंपॉर्टेंट है या वहां पे कलर और बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी? कैटेगराइज तो किया ना मैडम। हाँ, तो आपने क्वालिटी उनको कैटेगराइज करना होता है, कोडिंग डिस्क्राइब करनी करें। होती है, उनको एक जैसी चीजों को एक साथ रखना होता है, सिमिलर डिसिमिलर चीजें देखनी होती हैं, कंपेयर कंट्रास्ट करना होता है। And that's how, so it's not necessarily about numbers, but it is about experiences, it is about perception, and it is about कि क्या वहां पे मैसेज मिल रहा है। मैडम एक ओके क्वेश्चन मैडम, था। जी मैडम एक क्वेश्चन था कि हम जो इसका क्वेश्चनर बनाएंगे उसमें मिनिमम कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? इसको क्वेश्चनर नहीं कहते, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आप इंफॉर्मेट काम जो यूज करते हैं वो कहते हैं इंटरव्यू गाइड्स हम कहते हैं। क्वेश्चनर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में कहते हैं इंटरव्यू गाइड्स। और इंटरव्यू गाइड्स में एनीथिंग बिटवीन, मतलब बेसिकली आपका मेन रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आप इस्तेमाल करते हैं, वो 8 to 10 डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिसर्च टॉपिक इज। थैंक यू मैडम। व्हाट अच्छा नीड्स मैडम, डूइंग ये क्यों नाउ कहते हैं इज, कि जी रब, मैडम ये अक्सर कहते हैं ना कि नहीं क्वालिटेटिव नहीं करो, क्वांटिटेटिव करो, इजी है, तो ये क्या पर्पस है? इजी कुछ भी नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे मुश्किल है, दोनों अपनी अपनी जगह पे टाइम कंज्यूमिंग है, और दोनों की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। लोगों को ऐसा लगता है कि जी 8-10 सवाल आप लिख लेंगे, 4 लोगों से बात कर लेंगे तो मतलब आसान है, लेकिन वहां पे असल काम शुरू होता है जब आपके पास डेटा आ जाता है और फिर आपने उस डेटा को एनालाइज करना होता है, कोड्स, कैटेगरीज और थीम्स और सब थीम्स बना के प्रेजेंट करनी होती है। दैट्स वेयर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपका अर्ली जो टाइम है जिसमें आपका क्वेश्चन अगर आपको कोई मिल जाए या उसको आप चूज करना, क्वेश्चंस लिखना, चीजें सारी करना, वहां आपको ज्यादा टाइम लगता है, एनालिसिस में इतना टाइम नहीं लगता। तो दोनों डिफरेंट हैं, इजी या मुश्किल, दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने अपने मैडम चैलेंजेस हैं दोनों के। इसमें सॉरी मैडम, इसमें ये होता है कि जो हमारे पास क्वांटिटेटिव होता है ना, इसके अंदर हम लोग फार्मूला वगैरह लगा के और सॉफ्टवेयर के जरिए हम जो है वो रिजल्ट निकाल लेते हैं, तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा इजी लगता है। जबकि क्वालिटेटिव में ये जो है ऑप्शन नहीं होता कि आप सॉफ्टवेयर यूज करें, एसपीएसएस यूज करें या कुछ भी। नहीं, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर आपको एसपीएस इस्तेमाल करना नहीं आता और चीजें करनी नहीं आती तो नहीं कर पाओगे ना। उसी तरह से क्वालिटेटिव रिसर्च में भी अगर आपको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा क्या कर रहे, दोनों में है मौजूद। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट परसेप्शन, or but what I was trying to get to you all is that both researches are important. You need to pick and choose the one which is appropriate to the research question that you have, and not just because that you like something, but you कौन सी चीज सही तरह से सवाल का जवाब दे रही है वो इस्तेमाल करने की जरूरत है। It has to be appropriate for the purpose. I think what would help यहाँ पर कि जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज की थी उसी तरीके से उसको पहले हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए किया था, अब हम क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए करेंगे। उसी तरह से आपको मैं आर्टिकल्स कुछ भेजती हूँ और वो ही पूरा सारा प्रोसेस आप इस दफा इस्तेमाल करें, बट फर्क इस वक्त ये होगा कि आप वो प्रोसेस क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए नहीं। So look at the studies, look at the method section and finding sections, compare और उनका जो अप्रोच कैसे उन्होंने इस्तेमाल की, किस तरह से उनको लिखा, कौन सी चीज की। अब एक काम और भी करोगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए वाले जो आर्टिकल्स है उनमें भी और क्वालिटेटिव रिसर्च वाले आर्टिकल्स में भी जाके देखो सैम्पलिंग कौन सी है, सैंपल किस तरह से सिलेक्ट किया, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या था, डेटा एनालिसिस का मेथड क्या था, उसको भी एक एक उसका जो है कॉलम बना के वो भी आप नोट करो। और उसी स्टडी से रिलेटेड आर्टिकल, मतलब अपनी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढो which are, so for example if you're doing I don't know infertility पे बात हो रही है, तो जो infertility पे काम कर रहा है वो देखे, try to identify a study which is grounded theory, try to identify a study which is phenomenology, try to identify a study which has used discourse analysis, try and read them to help you understand better कि यही
पर यही जो अप्रोच है ये आपकी स्टडी पर किस तरह से एप्लीकेबल हो सकती है। हो जी मैडम, जाएगा। जैसे आज मैडम जो आपने आज जैसे क्वालिटेटिव पढ़ाया है ना, हम्म। तो जो इनफर्टिलिटी है ना वो सारा क्वालिटेटिव है, फिनोमोलॉजी है। जैसे उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसने बताया ना, तो मतलब अपना इम्प्लीमेंट हो रही है स्टडी मेरे आर्टिकल पे। हाँ, और आपको क्वांटिटेटिव आर्टिकल्स मिले, क्वांटिटेटिव भी होंगे, लेकिन ये कि ज्यादातर जी मैडम, फिनोमिनोलॉजी अब और क्वालिटेटिव इस्तेमाल किया हाँ, जाता है। अब मैंने एक जो ना फिट हो रहा था, अब जो आज मैंने पढ़ा है ना वो इनफर्टिलिटी पे फिट हो रहे हैं सारे सैम्पलिंग, जैसे वो चीजें ना सारी हम्म। फिनोमेना और ये सब, ये अब इस पे हो रहा है। तो फिर इसलिए मैंने आपको क्वांटिटेटिव का अलग ही आर्टिकल, एक टॉपिक लेके वो सेंड किया है चीजें। हाँ, इसलिए मतलब अपने दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी बेटर। जी मैडम, थैंक यू। ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीबडी एल्स? मैडम नो लास्ट मैडम। वाला लेक्चर था क्वांटिटेटिव रिसर्च का, वो आपने सेंड नहीं किया, वो रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा सा प्लीज देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में मैंने आपको सब कुछ सेंड किया था, आर्टिकल्स भी सेंड किए थे, रिकॉर्डिंग का लिंक भी भेजा था, नहीं तो मैं दोबारा भेज देती हूँ रिकॉर्डिंग वाला। मैम ने मैडम भेजा हुआ है। प्लीज। मिसवा भेजा था ना? जी मैम भेजिए, आपने लिंक भी भेजा है और वो आर्टिकल्स भी भेजे वो हुए हैं। साथ में समझना, वो साथ में ब्लू कलर का हो रहा होगा ना, उसको टिक करो, क्लिक करोगे ना तो यूट्यूब वाली खुल जाएगी, समझना, वीडियो ईमेल रिकॉर्डिंग है। पढ़ो। ओके मैडम। वो असल में स्किप हो गया होगा ना शायद, लिंक जो है ना साइड पे हाँ है थोड़ी सी। हाँ, ठीक है। अच्छा ओके जी, मैम। let's go around the room. How what did you learn today and was it useful or not useful or could have been different? समझना। मैडम मेथड्स काफी वो यूज पता चल गया कि इसमें और कौन कौन सी अप्रोचेस हम कर सकते हैं, और कितने हमारे जो सैंपल चाहिए, और जो छोटे छोटे से सवाल थे जो स्ट्राइक करते थे वो सॉल्व हो गए आज। अच्छा, अभी हुए तो नहीं होंगे, लेकिन चलो ठीक है। नहीं इरम? नहीं, बेटर है पहले से। इरम? जी मैडम, मैंने तो अभी बताया ना आपको कि जो मेरा इनफर्टिलिटी है ना वो तो फिनोमेना की ऊपर ही सारा वो फिट हो रहा है। लाइक चीजें जो है ना सारी इस तरह से कि किस तरह डिस्क्राइब हो रहा है और ये चीजें, तो ओके। सारा अब जाके इस पे फिट हुआ है, तो अच्छे से समझ। मिसबा? जी मैम, आज के दिन में कॉन्सेप्ट जो है वो फर्दर काफी जो है वो डेवलप हो गए हैं, और मेरे अपनी पर्सनल परसेप्शन ये थी क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत आसान होती है, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आपने मतलब समझाया है ना, उससे अंदाजा हो रहा है वाकई में इसका एनालिसिस तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम परसेप्शन को कैसे वो कर सकते हैं, ये चीज है। बाकी हेल्पफुल था आज का लेक्चर पूरा आपका। थैंक यू। नसीर? यस मैडम, लेक्चर से मुझे एक तो फिनोमेनोलॉजी, जैसे आपने क्वालिटेटिव स्टडी के टूल्स बताए ना, तो इनमें फिनोमेनोलॉजी जो था तो उसको मैं थोड़ा सा उसको मिस इंटरप्रेटेट करता था, जैसे कि स्टडी ऑफ समथिंग व्हाट इज हैपनिंग। और दूसरा ये कि जैसे अपॉर्चुनिटी सैम्पलिंग जो आपने बताया और पर्पस इनको मैं मिक्स करता था, तो वो क्लियर हुए मेरे। और ओके। लेक्चर ओवरऑल बहुत हेल्पफुल था। और बस एक चीज थोड़ी सी मैंने आपसे पूछनी थी कि किन कंडीशंस में हम क्वालिटेटिव स्टडी करें और किन में क्वांटिटेटिव करें रिसर्च, थोड़ा सा ये ये क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। मेरे ख्याल में व्हाट यू नीड टू डू इज कि वो एक्सरसाइज कंप्लीट करो, जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च की थी वैसे ही क्वालिटेटिव रिसर्च की कंप्लीट करो, और फिर देन यू विल गेट द आंसर बेटर। एंड आई थिंक इट्स मोर अबाउट आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है और यस व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड, दैट डिटरमिन्स कि आपका आपका अप्रोच कौन सी होनी चाहिए। यस मैडम। शाहिद? ओवरऑल अच्छा था लेक्चर। बस इसमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं, जो एक कॉन्सेप्ट था कि क्वालिटेटिव लेना ही नहीं है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, और वो मेरे ख्याल से गलत बात थी कि क्वालिटेटिव बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है क्वांटिटेटिव से। लेकिन अब ये मुझे आइडिया देख लूंगा, आज सर्च करूंगा कि इसमें कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें समझ आई है इस लेक्चर में आज। ओके, गुड। थैंक यू एवरीबडी। मैं ये करूंगी कि मैं आपको आर्टिकल जैसे पिछली दफा भेजे थे उसी तरीके से भेजूंगी आज भी। मेक श्योर करो कि वो एक्सरसाइज आप कंप्लीट करो उसी तरीके से। एंड देन नेक्स्ट में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लुक एट द डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस।
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का दोनों को एक दफा से रिकैप कर लेंगे, and then I think you've got all the information about various research methods. Then it is about more about kind of developing your own research methods for your own study. ठीक है, लेकिन प्लीज जो एक्सरसाइजेस दूं उन पे काम करना। ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के जरिए से दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी सारी, तकिए के नीचे रखने से भी लैपटॉप काम नहीं आएगा, काम करना पड़ेगा और उस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, काम करोगे, सो देन इट्स गोइंग टू बी यूजफुल। नहीं करोगे तो ये जो जितना समझ आया ये गायब हो जानी चीजें, इसलिए मेक श्योर दैट यू टेक सम टाइम। अभी चूंकि फ्रेश है, अभी हमने बात की है तो आपको याद भी रहेगा, आप उन चीजों को देख भी सकते हैं और वो थोड़ा सा कर लोगे, सो देन इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड यू विल नॉट फॉरगेट दैट। ठीक है, थैंक यू ओके मैडम। मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम लिंक। अल्लाह हाफिज।